Hello everyone, I'm Parul and you're watching Econ in Fleck Knowing Everyday Economics. Now this is my part 3 of chapter 1 answer specific NCERT series of Indian economic development. Now I'll be talking about topic 1.4 industrial sector from chapter 1. You can also refer to part 1 and part 2 of the same chapter which is already available on the YouTube. Now let's get started. Now if you will see from NCERT पेज नंबर 7 पर ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द वन हाईलाइटेड इन द येलो, यहाँ से स्टार्ट है और पेज नंबर 8 तक है. 8 पे भी एक छोटा सा ही पैराग्राफ है, तो देखा जाए तो ये हार्डली एक ही पेज का टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं जो दिए भी हुए एनसीईआरटी बुक में, और उनके आंसर्स आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. ये वीडियो का ही टाइटल ही यही है, आंसर स्पेसिफिक वीडियो है, तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आंसर्स भी अवेलेबल होंगे. तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ इफ वी सी this particular topic is divided into 3 aspects. Number 1, it will talk about कि जो इंडस्ट्रियल बेस था इंडिया में वो कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या रीजंस थे. दूसरा, it will talk about the decline of the handicraft industry specifically. और तीसरा, it will talk about कि कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में नहीं क्रिएट किया गया था, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था जितना भी वो डिक्लाइन कर दिया गया, और न्यू को तो बनाने के लिए कोई एफर्ट था ही नहीं. So let's get started with the first one. NCERT में question number 5 talks about this particular topic. What was the twofold motive behind systematic deindustrialization प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि कैसे जो है सिस्टमैटिकली तरीके से एक सिस्टम के साथ जो है इंडस्ट्रीज को इंडिया में डिक्लाइन कर दिया गया था. उसमें 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे. ये आंसर ऐसा भी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ आप देख सकते हो, लेकिन अगर हमें अच्छे मार्क्स के स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक्सप्लेन करना है तो वी शुड ऑलवेज यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. जितना ज्यादा हो सके हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए. So the twofold objective was, 1, to reduce India to a status of exporter of important raw materials to the modern industries in Britain, and दूसरा, to turn India into a market of finished products of the ब्रिटेन, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनके लिए मार्केट प्रोवाइड करना. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट दिस आंसर, वन ऑफ द वे. अनदर एस्पेक्ट the handicraft industries that this topic talks about. So if you see from NCERT, आप साथ साथ बुक में मार्क करते रहिए. प्लीज कीप अ बुक विद यू whenever you are referring to my videos. The one highlighted in the yellow was the previous topic we have discussed, and now the one marked in this green, ये जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है. जो भी मैं बता रही हूँ इंश्योर कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जो है उसकी हेडिंग्स बनाते जा रहे हैं, उसको मार्क करते जा रहे हैं. ये तभी पर्पस सर्व होगा वीडियो देखने का. अदरवाइज इट विल बी अनदर वीडियो और रादर वेस्टिंग टाइम सीइंग द वीडियो. So the major adverse impact of the decline of the handicraft industry was, first, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं या तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे या फिर आर्टिसंस या क्राफ्ट्समैन थे. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने की वजह से उनके पास कोई और काम बचा नहीं. दूसरा, क्योंकि सिस्टमैटिकली इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी, साथ साथ दूसरी तरफ उनको लोगों को जो है ब्रिटेन से अवेलेबल चीप गुड्स की सप्लाई दी जा रही थी, जिसकी वजह से जो है लोगों की जो प्रेफरेंस है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम लोकली प्रोड्यूस गुड्स टुवर्ड्स द machine made Britain goods. After that we have क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई उसके रीजन क्या थे. नंबर 1, ये जो नंबर 1 रीजन है पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इन इटसेल्फ जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी था, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है एज अ 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन. लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 का वन ऑफ द पॉइंट है, तो हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन ओनली राइट द बेसिक एक्सप्लेनेशन टू रिड्यूस इंडिया टू अ स्टेटस ऑफ एक्सपोर्टर एंड टू
of raw material and an importer of finished products. दूसरा reason है a new demand in the Indian consumer market was now deprived of the supply of locally made goods. Basically क्या था जो अब because of the availability of the cheaper goods from Britain, इंडिया के जो locally available goods थी उनकी मार्केट में डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम होती जा रही थी. अनदर वॉज ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स थे चीप मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से. इसी वजह से जो है ओवरऑल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में डिक्लाइन हो रही थी. अनदर पार्ट इज जो एक अगला टॉपिक जो इस टॉपिक सब टॉपिक जो बात कर रहा है वो है अबाउट द मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. उस टाइम पे जो है ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी. नाउ इफ यू सी इन द एनसीईआरटी बुक द वन हाईलाइटेड इन द ग्रीन, ये पैराग्राफ जो है ये बात करेगा अबाउट द मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस का क्या स्टेटस था उस टाइम पर इंडिया में. If you will see question number 4 from NCERT, name some modern industries which were in operation in our country at the time of independence. तो आप ये 4 नाम लिख सकते हो if it is a 1 marker question. But यही सेम क्वेश्चन जो है अगर नेम की जगह पर एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या और किसी फॉर्म में आ जाए तो आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Like I have done. Number 1, the cotton textile mills, those were dominated by Indians, were located in the western part in Maharashtra and Gujarat. The jute mills dominated by the foreigners were concentrated in Bengal. The Tata Iron and Steel plant was established in 1907. And there were a few other industries like sugar, cement, paper, etc. that came up after Second World War. Now, this is all about the 3 major aspects of industrial sector being talked in the chapter. But there's one more important thing जो हमेशा एनसीईआरटी में एक पैटर्न है उसका कि हर टॉपिक के बाद ना जनरली दे टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, द शॉर्टफॉल्स, द शॉर्टकमिंग्स. तो ये जो सारा येलो में हाईलाइटेड है यहाँ तक ये सारा पैराग्राफ जो है शॉर्टफॉल्स की बात कर रहा है. एंड आई हैव मेड इट इजियर फॉर यू by writing it in points. Question number 8 from NCERT is also talking about the shortfalls of the industrial policy under the colonial rule. Number 1, there was no substitute for the loss done by the British in India by damaging or declining the existing world famous industries. This point is directly from NCERT. Second, there was lack of capital goods industries. Basically, there was hardly any effort done to establish such big industries in India. Another thing, there was very low contribution to GDP by the industrial sector in the economy. And number 4 is the minimum role of the public sector undertakings. The government was majorly confined to the area of railways, infrastructure, etc. जिसमें power generation, communication, port सब आ जाएगा. But there was hardly any effort done by the government to establish other aspects in the economy. So now you have got all the description, all the points related to industrial sector with you. So ensure that whenever you refer to this topic, you always refer from NCERT because और books में इनकी elaborative form ही दी हुई है, which is actually if you want to gain knowledge that's fine, but from an examination or from an answer point of view, this much is enough. I've also seen one word discriminatory tariff policy in some books जो कि मुझे NCERT के इस टॉपिक में कहीं पे भी नहीं मिला. तो I would suggest कि आप कोशिश करो कि कम से कम extra keywords use करो. Try and stick to the keywords mentioned in the NCERT. And I hope you have liked my video and I also put a lot of multiple choice questions in the community section. तो आप वहां जाके आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे questions जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे डेली बेसिस पर.
Also, you can follow my Instagram handle. The link is in the description, so you can also visit and practice questions from there. I hope you have liked my video, so please do subscribe to my channel and have a happy learning.